आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ की रिवीजन करेंगे फॉर आवर टर्म 2 एग्जाम्स। ठीक है, हमारे राइटिंग सेक्शन में लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ आता है और हमारे रीडिंग वाले सेक्शन में अनसीन पैसेज आता है। तो आज हम इन तीनों टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो मैंने इन सारे टॉपिक्स के अलग से वीडियो भी बना रखे हैं। अनसीन पैसेज और फॉर्मल लेटर का मैंने अलग से डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आप फॉर्मल लेटर, अनसीन पैसेज और एनालिटिकल पैराग्राफ में फुल मार्क्स स्कोर करोगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लेटर एंड देन एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज एक टाइप का पैराग्राफ होता है। हमें एक पैसेज गिवन होता है, उसको रीड करके हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। व्हाट आर सम टिप्स एंड व्हाट आर सम ट्रिक्स टू सॉल्व द अनसीन पैसेजेस। सो टिप्स फॉर सॉल्विंग क्लास 10 comprehension पैसेजेस। तो फर्स्ट टिप है रीड द पैसेज थॉरोली, द रीडिंग शुड बी क्विक। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि जो पैसेज हमें गिवन है उसको हमें पहले रीड करना होता है अच्छे से, और जो हमारी रीडिंग है वो क्विक होनी चाहिए। मतलब हमें जल्दी जल्दी रीड करना होना है। ऐसा मतलब एक एक हमें वर्ड पे ध्यान नहीं देते हुए इतना टाइम नहीं लगाना होता, क्योंकि हमारे पास टाइम भी हमें मैनेज करना होता है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। सो जो हमारी रीडिंग है वो क्विक होनी चाहिए। देन फोकस ऑन द रेलेवेंट डिटेल्स एंड अंडरलाइन देम विद अ पेन और पेंसिल। अब पैसेज में जो डिटेल्स गिवन है, जैसे मान लो किसी का नाम गिवन है या किसी जगह का नाम गिवन है या कोई साल गिवन है, तो उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इन डिटेल्स में से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो उनको पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर लो व्हाइल रीडिंग द पैसेज। Then read the questions carefully and go back to the passage to find the answers. फिर questions को एक बारी read करो कि क्या क्या questions पूछे गए हैं। फिर जब आपने questions read कर लिए, फिर passage पर दोबारा जाओ और उनके answers को find out करो। Okay? Then try to write the answers in your own words. देखो, पहले जब हम छोटी क्लासेस में होते तो हम क्या करते थे, पैसेज में से ही डायरेक्ट सेंटेंस उठा के आंसर लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 10th क्लास में हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना है, हमें आंसर्स को खुद अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो क्वेश्चन आपने देख लिया, फिर पैसेज में जाके ढूंढो कि उसका आंसर कहाँ पर है, मतलब उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है। तो फिर आपको पता चल गया कहाँ डिस्कस किया, तो फिर उसके बिल्कुल पैसेज के एग्जैक्ट वर्ड्स आपको आंसर में नहीं लिखने होते। थोड़ा आंसर को खुद से फॉर्म करो, अपने वर्ड्स में आंसर को लिखो, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट। तो आंसर को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। Then to find answers to the vocabulary based questions like synonyms etc, replace the word with the meaning. If you find that it is the same in meaning, the answer is correct. और जैसे हमसे पैसेज में vocabulary based question भी पूछ लेते हैं कि इस वर्ड का synonym बताओ, इस वर्ड का एंटोनिम बताओ from this passage। तो synonym क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द। तो ऐसे जो vocabulary based question होते हैं उनमें आपको क्या करना होगा, जो मीनिंग है वर्ड का, मतलब जो वर्ड है उसको मीनिंग के साथ रिप्लेस करके देखो कि इस वर्ड का कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग इसका सही है। तो वो वर्ड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ऐसे बोल देते हैं कि इस वर्ड का साइनोनियम फाइंड आउट करो इन द पैरा 1 ऑफ द पैसेज। तो आपको ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा जो उसका साइनोनियम होगा, मतलब उसका मीनिंग सेम ही होगा ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, तो फिर आपको वैसे वो मीनिंग रिप्लेस करके देखना पड़ेगा और जिसका मीनिंग सही होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, देन टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस, रीड द पैसेज एंड देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कुछ पैसेजेस में, तो आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस को पढ़ो, फिर जो सा ऑप्शन सही है उसको टिक करो। ठीक है, रीड द ऑप्शंस, फिर क्वेश्चन को रीड करो, फिर जो ऑप्शन सही है उसको टिक करो इफ देयर इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर सॉल्विंग अनसीन पैसेज, क्योंकि हमारे सेक्शन ए में जो रीडिंग वाला पार्ट होता है उसमें अनसीन पैसेज ही आता है 10 मार्क्स का। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस अनसीन पैसेज बिकॉज ये 10 मार्क्स का होता है। ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर। अनसीन पैसेज में स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमें किसी फॉर्मेट का तो ध्यान रखना है नहीं। जैसे लेटर में तो हमें फॉर्मेट याद रखना पड़ता है, लेकिन अनसीन पैसेज में सिर्फ हमें पैसेज को पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करना है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। सो इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन अनसीन पैसेजेस। ओके,
तो ये कुछ टिप्स हैं, ये हमने देख ली। अब हम एक अनसीन पैसेज सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे आंसर्स हम लिखेंगे क्वेश्चंस के। सो लेट्स रीड द फर्स्ट अनसीन पैसेज। तो ये हमारा अनसीन पैसेज है, ये 2 पेजेस में है। फर्स्ट पैराग्राफ इज दिस, सेकंड पैराग्राफ इज दिस, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पूरा हमारा अनसीन पैसेज है, लेंथी है। ऑब्वियसली जो अनसीन पैसेज है वो लेंथी आएगा, बिकॉज नाउ वी आर इन 10th क्लास, 10th भी हमारी होने वाली है। ओके, सो लेट्स रीड इट एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चंस। सो in 1924, 2 brothers inherited their father's craft and opened Dassler Brothers shoe factory in the town. तो 1924 में 2 brothers थे, there were 2 brothers, 2 भाई थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फादर का क्राफ्ट इनहेरिट किया, मतलब उनके फादर का जो भी शॉप होगा, जो भी बिजनेस होगा, उसको इनहेरिट किया। इनहेरिट करना मतलब जब हमें पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी या फिर जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं उसको इनहेरिट करना बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जैसे पेरेंट्स की डेथ के बाद जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है विरासत में, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट करना जो हमें रिसीव करते हैं हम, वॉट एवर द प्रॉपर्टी और द बिजनेस विच आर पेरेंट्स रन। ठीक है, तो जो दोनों ब्रदर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फादर का क्राफ्ट इनहेरिट किया और एक शू फैक्ट्री खोल ली टाउन में। और उस शू फैक्ट्री का क्या नाम था, डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री। तो ये नाम आपको याद रखना है, डैसलर ब्रदर शू फैक्ट्री, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन द टाउन very soon by virtue of learning from their father's outstanding shoemaking craft over years a different style sole was invented by them। तो हर एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझो, जब आप पैसेज रीड कर रहे हो तब उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। क्योंकि डिटेल तो हमें समझ में आ जाती है, कौन सा ईयर है, क्या नाम है, वो तो हम आंसर कर देंगे, लेकिन पैसेज का मतलब क्या है, क्या थीम है, क्या हर एक सेंटेंस का मीनिंग है, वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने आंसर्स खुद फॉर्म कर पाओगे और क्वेश्चंस के आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, उन्होंने अपनी शू फैक्ट्री खोली, डैसलर शू फैक्ट्री, दोनों भाइयों ने 1924 में। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, वेरी सून बाय वर्च्यू ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर फादर्स आउटस्टैंडिंग शू मेकिंग क्राफ्ट ओवर ईयर्स। उनके जो फादर थे वो बहुत अच्छा, उनका मतलब वो बहुत अच्छा क्राफ्ट करते थे, वो बहुत अच्छे शूज बनाते थे। तो उन दोनों भाइयों ने अपने फादर से ये सीखा, शू बनाना सीखा। ठीक है, सो दे लर्न फ्रॉम देयर फादर्स आउटस्टैंडिंग शू मेकिंग क्राफ्ट। तो उनके फादर शू मेकिंग क्राफ्ट में बहुत अच्छे थे और उनके अपने फादर से उन दोनों भाइयों ने सीखा और क्या किया, एक डिफरेंट स्टाइल का सोल इन्वेंट किया। सोल क्या होता है, जूते के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, जो जूता होता है एक तो उसके, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो जमीन पे टच होता है उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, तो उन दोनों भाइयों ने अपने फादर से सीख के, अपने फादर की स्किल्स से सीख कर उन्होंने एक नया टाइप का सोल इन्वेंट किया। क्या नया टाइप का सोल था वो, they nailed some pegs into soles so as to keep from slip। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि उन्होंने एक ऐसा सोल इन्वेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया, कुछ पेग्स को नेल कर दिया। पेग्स क्या होते हैं, पेग्स ऐसी मतलब कील टाइप की होती हैं, छोटी छोटी कील्स होती हैं, और उन छोटी छोटी कील्स को उन्होंने सोल के अंदर ऐसे नेल कर दिया, मतलब गाड़ दिया, ताकि वो जो शू है वो स्लिप ना हो। क्योंकि अगर जूते के सोल के नीचे से कील लगी होंगी, नेल्स लगी होंगी, कीलें लगी होंगी, तो जो शू है वो स्लिप नहीं होगा, उसकी ग्रिप अच्छी होगी ग्राउंड पे। तो इस टाइप का सोल उन्होंने इन्वेंट किया। ठीक है, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं भी आ रहा है, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें एक पैसेज में सारे ही वर्ड्स के मीनिंग पता हो। वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट इन इंग्लिश। तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक आधे वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेट इट बी, जस्ट आप पैसेज का मीनिंग समझो, क्या मतलब है उसका, और फिर आंसर करो। वर्ड का मीनिंग नहीं पता वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने एक नया टाइप का सोल इन्वेंट किया, और वो नया टाइप क्या था कि उन्होंने सोल में वो पेग्स डाल दी। पेग्स का मतलब वही कील होती है जो उन्होंने सोल में गाड़ दी, और उस वजह से वो जो शू है वो स्लिप नहीं होगा, बिकॉज स्लिपरी शूज होते तो स्लिप हो गए, हम गिर भी सकते हैं। तो ये स्लिपरी शूज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोल में क्या किया, जो पेग्स हैं उनको नेल कर दिया, मतलब कील गाड़ दी, एक टाइप से, सिंपल आप समझ सकते हो। ठीक है, एज टू कीप देम फ्रॉम स्लिप। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग ऑड दे डिड मोर देन मोस्ट व्हेन पीपल वोर स्लिपरी शूज। और मतलब ये
तो ऐसे सुनने में तो ये आइडिया ऑड लगेगा कि कैसे हम सोल के अंदर कील गाड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑड नहीं था। जो पीपल थे उन्होंने मोस्टली जो स्लिपरी शूज़ पहनते थे तो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सॉल्व किया, है ना, बिकॉज अगर सोल में कील लगी होंगी तो जो शू है वो स्लिप होगा ही नहीं, ठीक है। सो इट वॉज अ गुड आइडिया। Then, with this kind of shoes being popular in the town, some of the residents from surrounding towns began to come to order these shoes. तो अब देखो ये जो टाइप के शूज़ थे ये टाउन में पॉपुलर होने लग गए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टाइप के शूज़ को खरीदने लगे, बिकॉज ये जो शूज़ थे इसमें की लगी हुई थी सोल में, तो जो शूज़ थे वो स्लिप नहीं होते थे, इस वजह से ये शूज़ पॉपुलर होते गए और ज़्यादा लोग इनके शूज़ को खरीदने लगे। तो अब जब इस टाउन में ये पॉपुलर हो गए तो अब दूसरे टाउन के जो लोग थे, मतलब जो आसपास के शहर के जो लोग होते हैं वो भी इनसे जूते खरीदने लग गए, ठीक है। तो ये यहीं पर यही बताया गया है, विद दिस काइंड ऑफ शूज बीइंग पॉपुलर इन द टाउन। अपने टाउन में तो ये वाले जो इनके शूज थे, जूते थे, ये पॉपुलर तो थे, और जो बाकी के जो सराउंडिंग टाउन्स थे, मतलब आसपास के जो शहर वगैरह थे, वहाँ से भी लोग आने लगे इनके जूते खरीदने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द रेजिडेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग टाउन्स बिगेन टू कम टू ऑर्डर दीज शूज, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट हमें यहाँ पर जो पैसेज है उसका थीम समझना है, उसका मीनिंग समझना है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। फॉर द बिगर मार्केट द लिटिल ब्रदर एडोल्फ केम अप विद अ मार्केटिंग आइडिया दैट लेट कस्टमर्स ट्राई फॉर फ्री। तो फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके जूते खरीद रहे थे, तो जो छोटा वाला भाई था जिसका नाम था एडोल्फ, 2 ब्रदर्स थे ना वो, तो जो यंगर ब्रदर था उसका नाम था एडोल्फ, उसके पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हमें ज़्यादा कस्टमर्स में पॉपुलर होना है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक आइडिया था कि हम कस्टमर्स को फ्री के लिए ट्राई करने देंगे शूज़ को, मतलब हम कस्टमर्स को फ्री में शूज़ को ट्राई करने देंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ आइडिया जिस वजह से उनका बिजनेस ग्रो हो सकता था, ओके। This kind of commercial sales had never been heard at that moment. और उस टाइम पर ऐसा कोई मतलब कंसेप्ट नहीं था कि कस्टमर्स को फ्री में ट्राई करने के लिए कुछ दिया जाए, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। तो ऐसा कोई कंसेप्ट उस टाइम पर था नहीं, तो उन्होंने पहली बार ऐसा किया कि कस्टमर्स को फ्री में ट्राई करने के लिए जूते दिए, ठीक है। After a month with experience of trying, the customers all flooded into the factory. Some of them bought the shoes at once and some continued to order. और ये जो इनका आइडिया था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। 1 महीने के बाद बहुत सारे कस्टमर्स ने जब कस्टमर्स ने सारा ट्राई करके देख लिया शूज़ को, तो बहुत सारे कस्टमर्स उनकी फैक्ट्री पर आए। यहाँ पर लिखा है ना, द कस्टमर्स ऑल फ्लडेड इनटू द फैक्ट्री। फ्लडेड इनटू द फैक्ट्री मतलब एकदम से ही सारे जो कस्टमर्स हैं वो फैक्ट्री में आ गए, बहुत सारे कस्टमर्स आए और उनके जूते खरीदने लगे, मतलब वो एकदम ही पॉपुलर हो गए। ये दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया, ओके। फिर क्या हुआ, सम ऑफ देम ब्रॉट द शूज वंस। कुछ लोगों ने शूज़ को, मतलब सारे शूज़ को एक ही बारी में खरीद लिया, और कुछ लोग ऑर्डर करते रहे, मतलब शूज़ को ऑर्डर करते रहे। मतलब यहाँ पर जो ये डैसलर ब्रदर थे, इनका ये जो आइडिया था ये बहुत ही सही था, एंड इनका बिजनेस और एक्सपैंड हो गया, ओके। Since that Dassler Brothers shoes factory won the big market. ऑब्वियसली वो पॉपुलर हो रहे थे तो बिग मार्केट को जीत लिया था डैसलर ब्रदर ने, ओके, उनकी शू फैक्ट्री ने, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया क्या मीनिंग है। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब आगे रीड करते हैं। एट दैट टाइम द जर्मन पीपल वेर वेरी फॉन्ड ऑफ सॉकर। और उस टाइम पर, जिस टाइम ये डैसलर ब्रदर की शू फैक्ट्री एग्जिस्ट करती थी और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपनी सेल्स में, तो उस टाइम पर जो जर्मन लोग थे, मतलब जो जर्मनी में रहते थे, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ सॉकर। मतलब सॉकर एक गेम होता है ना, फुटबॉल जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जो जर्मन लोग थे वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे सॉकर के, मतलब उन्हें फुटबॉल खेलना और फुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता था। जैसे इंडिया में क्रिकेट का कितना क्रेज़ है, ऐसे ही जर्मनी में जर्मन लोगों में सॉकर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था, मतलब दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ सॉकर, ठीक है। इवन दो स्पोर्ट्स वर नॉट पॉपुलर एट ऑल। और उस टाइम पर स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं होता था, लेकिन सॉकर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, पीपल वर वेरी फॉन्ड ऑफ इट। देन
Their mania to soccer was matchless in the world और even could be described as demonic. मतलब लोग इतने ज़्यादा क्रेजी थे, लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे सॉकर से कि उसको हम मेनिया बोल सकते हैं या फिर डेमोनिक भी बोल सकते हैं. डेमोनिक मतलब जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, लाइक ईविल है ना, जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, लाइक क्रेजी, वी आर मैड ओवर समथिंग, हाँ उसको डेमोनिक बोला जाता है, उसको मेनिया बोला जाता है. तो लोग इतने ज़्यादा दे वर लाइक सो फॉन्ड ऑफ सॉकर कि इसको डिमोनिक की तरह बताया गया है. ठीक है, सेंटेंस का मतलब यही है कि जो लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज था सॉकर का एंड लाइक दे वर ऑब्सेस्ड विद सॉकर. ठीक है, consequently a good pair of soccer shoes became almost all the German people's dream. अब देख सॉकर का इतना ज़्यादा क्रेज है, सॉकर को इतने लोग देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, तो अब उसके लिए सॉकर खेलने के लिए जूते भी तो चाहिए होते हैं ना. सो जो सॉकर के जो शूज़ होते हैं वो हर एक जर्मन इंसान का ड्रीम बन गया. मतलब दे वॉन्टेड सॉकर शूज़, जो अच्छे शूज़ हों जिनसे सॉकर खेला जा सके. ठीक है, सो इट बिकेम द ड्रीम ऑफ एवरी जर्मन पीपल, अच्छे सॉकर शूज़ होना. ठीक है, Dassler brothers had a keen business sense even when they were only children, and they began to study again in the factory and design football shoes at once. तो जो डैसलर ब्रदर थे वो जब से छोटे थे तभी से उनको बिजनेस करना अच्छा लगता था. दे वर इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस. तो उन्होंने अब इस सिचुएशन को समझा कि सॉकर का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, अब लोग सॉकर शूज़ चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में सॉकर के लिए शूज़ डिज़ाइन किए. ठीक है, दे डिज़ाइन फुटबॉल शूज़ एट वंस. एक ही बारी में उन्होंने फुटबॉल के शूज़ डिज़ाइन कर दिए. फिर क्या हुआ, द वेरी सिंपल डिज़ाइन मे सीम आउटडेटेड टुडे बट एट द टाइम दे वर टोटली न्यू एंड एडवांस डिज़ाइन. उन्होंने बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट किया. अभी इस टाइम पर अगर हम उस डिज़ाइन को देखें तो हमें बहुत ही सिंपल या आउटडेटेड लगेगा. आउटडेटेड मतलब जब कोई चीज़ पुरानी होती है, आउट ऑफ ट्रेंड होती है, जिसका ट्रेंड नहीं होता, उसको आउटडेटेड बोला जाता है ना. तो अगर अब इस टाइम पर हम उन सॉकर शूज़ को देखें तो हमें वो बहुत आउटडेटेड लगेंगे, पुराने ज़माने के लगेंगे. लेकिन उस टाइम पर वो जो सॉकर के शूज़ थे जो उन्होंने डिज़ाइन किए थे वो बहुत ही न्यू और एडवांस डिज़ाइन के थे. ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर वो पहली बार डिज़ाइन हुए थे. सो दे वर लाइक टोटली न्यू एंड ऑफ एडवांस्ड डिज़ाइन. ठीक है, समझ में आया. सो यहाँ पर जस्ट हमें मीनिंग समझना, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. आगे रीड करते हैं. सेवरल ईयर्स लेटर द ब्रदर्स बिल्ट अ बिगर शू फैक्ट्री एंड बिगेन टू सेल टू द होल जर्मनी. और फिर कुछ सालों बाद जो डैसलर ब्रदर हैं उन्होंने एक बड़ी शू फैक्ट्री बनाई और जो सॉकर शूज़ हैं उनको सेल करने लग गए जर्मनी में. ठीक है, सो दे वर डूइंग देयर बिजनेस. उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री बनाई और सारी जर्मनी में शूज़ को सेल करना स्टार्ट कर दिया. The new factory was named as Adidas Factory, which was the precedor of today's famous Adidas. तो उन्होंने अपनी बड़ी वाली फैक्ट्री को क्या नाम दिया, एडिडास फैक्ट्री. और ये प्रिसीडर है आज की सबसे फेमस एडिडास की. आज तो हम एडिडास के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन पहले इसका नाम क्या था, एडिडास फैक्ट्री. ठीक है, सो हम सब जानते हैं कि एडिडास कितना पॉपुलर ब्रांड है शूज़ का. सो लाइक दिस इट स्टार्टेड. In the third and fourth decade of the 20th century, the brothers' shoes became well known in larger areas and they kept enlarging their business. तो 20th century की third और fourth decade में, 20th century कौन सा होता है, कौन सा टाइम पीरियड है, 1900 से 2000 तक का ये जो टाइम पीरियड है ये 20th century बोला जाएगा. तो इसके थर्ड या फोर्थ डिकेड में मतलब 1930s में और 1940s में जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेल नोन हो चुके थे. मतलब बहुत सारे लोग इनके ब्रांड को जानते थे, इनके शूज़ को पसंद करते थे एंड वो अपने बिजनेस को इनलार्ज कर रहे थे दोनों ब्रदर्स. ठीक है, especially the track and field star Jesse Owens wore the spiked shoes made by Dassler brothers and got 4 championships in the 1936 Berlin Olympic Games. और क्या हुआ, जो जेसी ओवंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एथलीट थे. इन्होंने डैसलर ब्रदर के डिज़ाइन किए हुए शूज़ पहने, स्पाइक्स पहने और इन्होंने 4 चैम्पियनशिप्स जीती 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में. तो इस वजह से जो डैसलर ब्रदर के जो शूज़ थे वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बिकॉज एक इतने फेमस एथलीट ने उनके शूज़ पहने और वो ओलंपिक्स में 4 चैम्पियनशिप जीता. सो लाइक दे वर नाउ सो मच पॉपुलर. ओके,
This set the whole sporting world on fire and Dassler Brothers name was known by more and more people. तो इस वजह से उनका जो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया. जो पूरी स्पोर्टिंग वर्ल्ड थी अब वो उन्हीं के शूज़ लाइक देवर इट वाज ऑन फायर, मतलब वो उन्हीं के शूज़ खरीद रही थी एंड उनका बिजनेस और बड़ा हो गया और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डैसलर ब्रदर का नाम जानने लगे. ठीक है, तो ये पूरा हमारा पैसेज था. आई होप आपको इसका जितनी भी सेंटेंसेस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं. ठीक है, अगर आपको बीच में कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. आपको समझना है कि पैसेज में कहना क्या चाहते हैं, हर एक सेंटेंस का मीनिंग समझने की ज़रूरत है ताकि हम क्वेश्चन के आंसर्स बना पाएँ. ठीक है, सो पैसेज हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. सो on the basis of your reading of the passage answer the following questions in 30 to 40 words each. ठीक है, तो अभी जो हमने पैसेज पढ़ा उसके बेसिस पर हम इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे 30 से 40 वर्ड्स में. तो ये हमें स्पेसिफाई कर दिया 30 से 40 वर्ड्स में हमें हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्रदर्स इम्प्रूव अपॉन देयर फादर्स डिज़ाइन. तो जो ब्रदर्स थे, जो डैसल ब्रदर्स थे, उन्होंने अपने फादर के डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव किया. तो अभी हमने पैसेज में रीड किया कि उन्होंने एक नया सोल इन्वेंट किया. उन्होंने सोल में पेग्स नेल कर दी, मतलब कील गाड़ दी, जिससे वो जो शू है वो स्लिप नहीं होता और इसीलिए वो पॉपुलर हो गए और ज़्यादा लोग उनके जूते खरीदने लगे. यही उन्होंने किया. ऐसे ही उन्होंने अपने फादर की डिज़ाइन को इम्प्रूव किया. ये हमें पता है, ये हमने पैसेज में भी यहाँ पर रीड किया था. यहाँ पर आप देख भी सकते हो पैसेज के ये पहले पैराग्राफ में यहाँ पर हमें गिवन है मेकिंग क्राफ्ट ओवर ईयर्स अ डिफरेंट स्टाइल सोल वॉज इन्वेंटेड बाय देम. उन्होंने एक नया सोल इन्वेंट करा. ठीक है, क्या किया उन्होंने सोल में, दे नेल्ड सम पेग्स इनटू द सोल्स सो एज टू कीप देम फ्रॉम स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने वो नेल्स लगाए, पेग्स लगाए. ठीक है, ठीक है, तो ये उन्होंने करा. तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम ये लाइन नहीं लिख सकते आंसर में. पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि हमें हर एक क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में आंसर करना है. ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ये लाइंस लिख देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे. इसलिए हमें सही सेंटेंस फॉर्म करके अपनी वर्ड्स में आंसर लिखना होगा. तो कैसे आंसर को हम फॉर्म करेंगे, हमें पता तो है आंसर क्या है. क्वेश्चन का आंसर ये है कि उन्होंने एक नया सोल इन्वेंट किया. उस नए सोल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेग्स को नेल कर दिया. और ये उन्होंने क्यों किया, टू प्रिवेंट द शू फ्रॉम स्लिपिंग. और इस वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर हुए और ज़्यादा लोगों ने उनके जूते खरीदे. ठीक है, सो हाउ यू विल आंसर दिस. तो इसके लिए एक तो आपको ग्रामर की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं. थोड़ा आपको पैसेज में से हिंट लेना है कि कैसे उन्होंने बोला है. ठीक है, यू कैन टेक द हिंट फ्रॉम पैसेज ऑल्सो और फिर अपना आंसर बनाना है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट द ब्रदर्स इन्वेंटेड अ न्यू सोल. सबसे पहले तो आपको एक लाइन में यही बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या उन्होंने इम्प्रूव किया फादर के डिज़ाइन में. तो उन्होंने एक नया सोल इन्वेंट किया. तो इसको लिख दो सेंटेंस में, द ब्रदर्स इन्वेंटेड अ न्यू सोल. उस न्यू सोल में उन्होंने क्या किया, दे नेल्ड सम पेग्स इनटू द सोल. एंड ये उन्होंने क्यों किया, दे डिड इट टू प्रिवेंट द शूज फ्रॉम स्लिपिंग. Because of this, they became more popular and more people started buying their shoes. ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे दैट उन्होंने नए सोल को इन्वेंट किया, उसमें उन्होंने नेल जो पेग्स हैं उनको नेल किया और इस वजह से ये उन्होंने क्यों किया, ताकि शूज स्लिप ना हो. और इस वजह से वो पॉपुलर होते गए और ज़्यादा उनकी जो शूज़ हैं वो सेल होने लगे. ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे 30 से 40 वर्ड्स में. तो ये मैंने आपको आंसर की फॉर्मेशन भी बता दी. अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोल्फ केम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया, व्हाट वाज इट. तो जो एडोल्फ था, दोनों ब्रदर्स में से जो यंगर ब्रदर था उसका नाम एडोल्फ था. तो एडोल्फ के पास एक इनोवेटिव आइडिया था, व्हाट वाज इट. तो ये हमने अभी पैसेज में रीड किया दैट एडोल्फ को एक आइडिया आया, एक मार्केटिंग आइडिया आया कि उन्हें उनके कस्टमर्स को फ्री में एक बारी शूज़ को ट्राई करने के लिए देना चाहिए. एंड देन कस्टमर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें वो शूज़ खरीदने हैं या फिर नहीं. सो ये एडोल्फ का आइडिया था. ठीक है, एंड दिस आइडिया वाज वेरी सक्सेसफुल. ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, है ना. तो यही एडोल्फ का आइडिया था. यहाँ पर हम पैसेज में रीड भी कर सकते हैं अगर आपको रीड करना है. यहाँ सेकंड पैराग्राफ में गिवन भी है, फॉर द बिगर मार्केट द लिटिल ब्रदर एडोल्फ केम अप विद अ मार्केटिंग आइडिया
दैट लेट कस्टमर्स ट्राई फॉर फ्री, उन्हें उनके कस्टमर्स को फ्री में एक बारी शूज़ को ट्राई करने के लिए देना चाहिए एंड देन कस्टमर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें शूज़ खरीदने या नहीं। ओके और फिर क्या हुआ, उन्हें बहुत सक्सेस मिली। दिस काइंड ऑफ कमर्शियल सेल्स हैड नेवर बीन हर्ड एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, मतलब उस टाइम पर ऐसा कोई कमर्शियल सेल थी नहीं कि कस्टमर्स को हम फ्री में ट्राई करने के लिए भी दे सकते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट टाइम when they were something like we are giving to try something for free to the customers. After a month with the experience of trying, the customers all flooded into the factory, और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली उनके बिजनेस में। सो दिस आइडिया वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो अब इसका आंसर हम कैसे फॉर्म करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि हमें एडोल्फ के आइडिया, उसका आइडिया क्या था वो हमें बताना है यहाँ पर। सो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट हम ये सेंटेंस नहीं लिख सकते क्योंकि डायरेक्ट तो हमें लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर इसमें गिवन भी नहीं है, खुद हमें थोड़े से वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। इसमें से हम थोड़े वर्ड्स या सेंटेंसेस पिकअप कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा that Adolf came up with a marketing idea of letting people try their shoes for free and then the people will decide whether they want to buy the shoes or not. This type of commercial sales had never been heard at that moment. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एडोल्फ के पास एक मार्केटिंग आइडिया था कि उन्हें उनके कस्टमर्स को फ्री में शूज़ को ट्राई करने के लिए देना चाहिए। ओके एंड देन कस्टमर्स विल डिसाइड। तो ये पहली बार था कि जब कोई कस्टमर को फ्री में ट्राई करने के लिए फ्री में ट्राई करने के लिए शूज़ दे रहा था, ठीक है। सो इसका आंसर यही होगा, ऐसे आप इसको फॉर्म करके लिखोगे दैट एडोल्फ केम अप विद एन मार्केटिंग आइडिया of letting the people try their shoes for free and then the people will decide whether they want to buy their shoes or not. This was the first time when this was the first commercial sale, this type of commercial sale was never heard at that moment. मतलब इस टाइप की commercial sale उस moment में, मतलब उस टाइम पर ऐसा कभी नहीं सुना था। This was the first time. Okay? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझ के इसका आंसर फॉर्म कर सकते हो। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर ब्रदर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसमैन, मतलब जो डैसलर ब्रदर्स थे वो दूसरे बिजनेसमैन से कैसे डिफरेंट थे। सो जो डैसलर ब्रदर्स थे उन्हें बचपन से ही बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने ये समझा कि जो जर्मनी के लोग हैं उन्हें सॉकर गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सॉकर एंड इसीलिए फिर उन्होंने डिज़ाइन को स्टडी किया और खुद के फुटबॉल प्लेयर्स के लिए शूज़ डिज़ाइन किए, ठीक है। तो उन्होंने खुद अपने शूज़ डिज़ाइन किए फुटबॉल प्लेयर्स के लिए, ठीक है। इसीलिए वो दूसरे बिजनेसमैन से अलग थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दैट डैसलर ब्रदर्स वर keen in business since their childhood and they understood that people in Germany loved the game of soccer. They studied the design, उन्होंने डिज़ाइन स्टडी किया and came up with their own shoes for football player, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैसेज में गिवन भी है हमें कि Dassler brothers had a keen business sense even when they were only children and they began to study again in the factory and design football shoes at once. और इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, उनके शूज़ बहुत ज़्यादा बिके एंड दे बिकम मोर पॉपुलर, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द एडिडास फैक्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो एडिडास फैक्ट्री है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एडिडास फैक्ट्री ये कैसे बनी। तो अभी हमने पैसेज में डिस्कस किया कि जैसे जैसे डैसलर ब्रदर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जर्मनी के लोग, जर्मनी के फुटबॉलर्स उनके जूते खरीदने लगे, तब उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री बनाई, ठीक है। जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उनका बिजनेस एक्सपैंड हुआ, तो उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री बनाई और इस बड़ी वाली फैक्ट्री को उन्होंने नाम दिया एडिडास फैक्ट्री, ठीक है। और वो पूरे जर्मनी में अपने जूते बेचने लगे, ठीक है। एंड ये जो एडिडास फैक्ट्री है, अब इस एडिडास फैक्ट्री को हम एडिडास के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैसेज में गिवन भी है, ठीक है। यहाँ पर इस पैसेज में, इस लाइन में गिवन है दैट जैसे ही उनकी पॉपुलैरिटी ग्री होती गई जर्मनी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके जूते खरीदने लगे, तो उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री बनाई। द ब्रदर्स बिल्ट अ बिगर शूज़ फैक्ट्री एंड बिगेन टू सेल टू द होल जर्मनी, और वो पूरे जर्मनी को जूते बेचने लग गए। The new factory was named as Adidas factory, which was the precedent of today's famous Adidas. अब हम इसको एडिडास के नाम से जानते हैं। तो ये थी एडिडास फैक्ट्री, उन्होंने जो बड़ी वाली फैक्ट्री बनाई उसका नाम था एडिडास फैक्ट्री, ठीक है।
और फिर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, उनका बिजनेस बहुत एक्सपैंड हुआ। इवन जेसे ओवेंस ने उनके जूते पहने इन द बर्लिन ओलंपिक्स 1936, तो इस वजह से उनका बिजनेस बहुत एक्सपैंड हुआ। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर इस पैसेज में से भी आप थोड़ा थोड़ा देख के लिख सकते हो। ओके, सो ये हमारा अनसीन पैसेज हो गया। तो आई होप आपको अनसीन पैसेज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, कैसे आपको पैसेज को रीड करके उसको समझ के क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, डिटेल्स को अंडरलाइन कर लेना, जब आप पैसेज रीड कर रहे हो तो डिटेल्स को अंडरलाइन कर लेना, और पैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस पैसेज का मीनिंग समझना है, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। और क्वेश्चंस को जब आप आंसर कर रहे हो तो ट्राई करो कि अपने वर्ड्स में आंसर लिखो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कॉपी कर दोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट पैसेज में आंसर नहीं गिवन होता, हमें अपने वर्ड्स भी ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अनसीन पैसेज हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर आता है हमारे राइटिंग सेक्शन में 5 मार्क्स का। तो फॉर्मल लेटर भी अब 2 टाइप्स के आएंगे, या तो लेटर ऑफ ऑर्डर या लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर मतलब हम जब हम किसी ऑफिशियल या किसी अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं एक फॉर्मल लैंग्वेज में, वो फॉर्मल लेटर होता है ना। जब हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइप है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ लेटर रिटन टू इंक्वायर अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू नो। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन वांट्स टू बाय एन आइटम, गेट एनरोल्ड फॉर अ कोर्स, बुक अ रूम इन अ होटल, गो ऑन अ ट्रिप, एसेट्रा। जब आपको किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में या किसी आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी होती है, उसकी डिटेल्स जाननी होती हैं, तब आप एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी कंप्यूटर कोर्स में इनरोल होना है, तो अब आप उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए, उसकी डिटेल्स जानने के लिए जो लेटर लिखोगे उसको लेटर ऑफ इंक्वायरी बोला जाएगा। आप लेटर ऑफ इंक्वायरी में पूछोगे कि कॉस्ट क्या होगी कोर्स की, टाइमिंग्स क्या क्या होंगी, कौन से टीचर्स होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये डिटेल जानने के लिए जो आप लेटर लिखोगे दैट विल बी नोन एज लेटर ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी होटल में रूम बुक करना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा। आप जानना चाहते हो कि रूम में क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने बेड्स हैं, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट, खाना कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। सो वट एवर द डिटेल्स यू वांट टू नो, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू नो अबाउट समथिंग, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है वो लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है। ठीक है, तो अब लेटर ऑफ इंक्वायरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो लेटर में आपको अपने बारे में भी थोड़ा बताना होता है। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सेकेंड वन इज एक्सप्लेन क्लियरली द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी और द इंफॉर्मेशन ऑन व्यू वांट। तो क्लियरली ये स्टेट करो कि आपको किसके बारे में जानना चाहते हो, आप किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, और जो जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, जो जो डिटेल्स आप चाहते हो, उनको क्लियरली मेंशन कर दो। ठीक है, देन आस्क द इंफॉर्मेशन यू वांट इन बुलेटेड पॉइंट्स। और जो जो इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो उनको बुलेटेड पॉइंट्स में मेंशन करो, कि आप कॉस्ट जानना चाहते हो, टाइमिंग्स जानना चाहते हो, ठीक है, वट एवर यू वांट टू नो, उनको बुलेटेड पॉइंट्स में मेंशन करो। ठीक है, देन in order to get the information by a particular date, mention it clearly in the letter। और अगर आप चाहते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट तक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, तो उस लेटर में मेंशन कर दो कि मुझे इतनी डेट तक प्लीज़ आप इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दें। सो मेंशन इट इन द लेटर दैट बाय विच पर्टिकुलर डेट यू वांट द इन्फॉर्मेशन एट लास्ट। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब हम लेटर ऑफ इंक्वायरी का फॉर्मेट देख लेते हैं कि लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि हमें फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेट अगर आपने गलत लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मेट के हिसाब से आप लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखोगे। तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लेटर भेज रहा है, आप लेटर लिख रहे हो, सो यू आर द सेंडर। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, यू विल राइट योर एड्रेस। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, यू हैव टू लीव अ लाइन। फिर आप डेट लिखोगे, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट लिख दो। तो आज क्या डेट है, आज 25 अप्रैल है, तो हम लिख देंगे 25 अप्रैल 2022। ठीक है, कभी भी हम स्लैश वाली ऐसी, जैसे हम ऐसे भी लिखते हैं ना, डेट 25/4 फिर स्लैश फिर 22, ऐसे हम लेटर में डेट नहीं लिखेंगे, हम वर्ड्स में लिखेंगे 25 अप्रैल 2022, या फिर आप लिख सकते हो अप्रैल 25 2022। ठीक है, सो डेट लिख दिया,
सेंडर एड्रेस के बाद लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर डेट लिखने के बाद एक और लाइन छोड़नी है, फिर लाइन छोड़ के आपको एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट लिखना है, मतलब जिसको आप लेटर भेज रहे हो, जो रिसीवर है, जो रेसिपेंट है, उसका एड्रेस लिखना है। सो फिर आप एड्रेस लिखोगे रेसिपेंट का, फिर रेसिपेंट का एड्रेस लिखने के बाद आपको एक और लाइन छोड़नी है। सो इसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, जिसके बारे में आप इंक्वायरी चाहते हो, जिस टॉपिक के बारे में आप ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है दैट यू वांट टू इंक्वायर रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस। तो वो आप सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट के बाद भी लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर या डियर मैडम व्हाटएवर, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद फिर आप बॉडी स्टार्ट करोगे। सैल्यूटेशन के बाद हमें कोई भी लाइन नहीं छोड़नी, सैल्यूटेशन के बाद डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट हो जाएगी लेटर की, ठीक है, जिसमें आप पूरा मैटर लिखते हो लेटर का, ठीक है। तो बॉडी में क्या क्या लिखना है, बॉडी में आपको 3 मेन बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर इलेबोरेट करना है, और फिर थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना है लास्ट में। इंट्रोडक्शन में आप सब्जेक्ट के बारे में बताओगे कि किसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हो, अपने बारे में भी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आप इलेबोरेट करोगे सब्जेक्ट को, रिक्वेस्ट को या इंक्वायरी को, फिर आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि आप कौन सी डिटेल्स जानना चाहते हो, ठीक है, व्हाटएवर, देन यू विल इलेबोरेट हियर। और फिर लास्ट में आप थोड़ा सा कंक्लूजन लिखोगे दैट मुझे इस डेट तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ़ यू विल प्रोवाइड मी द इन्फॉर्मेशन। थोड़ा थैंकफुलनेस भी हमें एक्सप्रेस करनी होती है ना, तो कंक्लूजन में हम वो लिखेंगे। एंड देन जैसे ही बॉडी कंप्लीट होगी फिर आपको लास्ट में लिखना है योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, और अपना नाम लिख देना है, सेंडर्स नेम। यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं बचेगी, ठीक है, यहाँ पर लाइन हमें नहीं छोड़नी। बॉडी के बाद सीधा योर्स फेथफुली, फिर सीधा हमें अपना नाम लिखना है, लाइन नहीं छोड़नी यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी। आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये हमने देख लिया। अब हम एक लेटर डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो द लेटर इज You are awaiting your class 10th results. Meanwhile, you would like to do a short-term course in personality development. Write a letter to the director, personal care, Pune, inquiring about the details about the course. You are Akash or Akansha of 250 Shivaji Road, Pune. ठीक है, तो ये लेटर है, हमें लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। हमें ये बता दिया कि हमें नेम बता रखा है कि आप आकाश हो या फिर आकांक्षा हो, तो कोई भी एक नेम आप यूज़ कर सकते हो, अपना नेम यूज़ नहीं करोगे अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में तो, ठीक है। और हमें एड्रेस भी गिवन है, सेंडर का एड्रेस 250 शिवाजी रोड पुणे, ठीक है। हमें क्या करना है, मतलब टॉपिक क्या है इंक्वायरी का, हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में इनरोल करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में इनरोल करना है और उसकी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हम ये लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेंगे। किसको लिखेंगे, टू द डायरेक्टर ऑफ पर्सनल केयर पुणे, ठीक है। तो ये हमारे रिसीवर हैं, इनको हमें लेटर लिखना है, ठीक है। एंड लेट्स राइट द लेटर। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अभी हमने देखा था फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स का एड्रेस है ना। तो सेंडर कौन है, आकाश या आकांक्षा, और इसका एड्रेस हमें गिवन है 250 शिवाजी रोड पुणे। तो यही एड्रेस हम यहाँ पर लिख देंगे 250 शिवाजी रोड पुणे, ठीक है। ये हो गया सेंडर्स का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। फिर सेंडर्स का एड्रेस लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, वी विल लीव अ लाइन, और फिर हम डेट लिखेंगे, वी विल राइट द डेट। अब डेट आप उस दिन की लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। तो आज क्या डेट है, आज है 25 अप्रैल, तो यहाँ पर आप 25 अप्रैल 2022 लिख दोगे, ठीक है। तो लाइन छोड़नी है, सेंडर के एड्रेस के बाद लाइन छोड़ोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर डेट लिखने के बाद आपको दोबारा लाइन छोड़नी है, एंड फिर डेट के बाद जब आप लाइन छोड़ोगे उसके बाद क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है, जिसको आप भेज रहे हो लेटर उसका एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर कौन है, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल केयर पुणे। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे द डायरेक्टर पर्सनल केयर पुणे, और ये पिन कोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिसीवर का एड्रेस हो गया, दिस इज द रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस हो गया। रिसीवर का एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, दोबारा आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, हम पर्सनल केयर का जो कोर्स है उसमें इनरोल करने के लिए लेटर लिख रहे हैं। सो इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल केयर कह रही हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स में इनरोल करना, तो उसके बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं। सो सब्जेक्ट हो जाएगा इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है एंड देन सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर,
ठीक है, डियर सर लिखा, फिर हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो सैल्यूटेशन के बाद हमें लाइन नहीं छोड़नी, सीधा डायरेक्ट हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होता है कि कैसे आप उस सब्जेक्ट के बारे में इंक्वायरी चाहते हो, अबाउट योर सेल्फ, यू गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टिजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 9th जून, आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मुझे आपके कोर्स के बारे में कैसे पता चला। सबसे पहले आपको थोड़ा ही बताना पड़ेगा ना कि आपको उसके कोर्स के बारे में कैसा पता चला। तो आप थोड़ा आपने स्पेसिफाई किया कि मैंने न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और इस वजह से मैं आपके कोर्स में इनरोल करना चाहती हूँ और मैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ आपके कोर्सेज के बारे में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 9th जून, आई वुड लाइक टू नो इन डिटेल अबाउट द courses offered by your institute. I have always been interested in such programs and look forward to learning from such useful programs। और फिर हमने थोड़ा अपने बारे में बता दिया कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ इन कोर्सेज में। तो फिर अपने बारे में हमने बता दिया कि मैं इन प्रोग्राम्स में हमेशा इंटरेस्टेड रही हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम दीज यूजफुल प्रोग्राम्स, और इन प्रोग्राम से मैं लर्न करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपने रीज़न भी बता दिया यहाँ पर। देन I would like to add further for information that I am a class 10th student and wish to pursue a course in personality development in the summer vacation after my board exams। फिर हमने बोला कि मैं एक 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं समर वेकेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स परस्यू करना चाहती हूँ इन माई समर वेकेशन आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो हमने अपने बारे में बता दिया। ये आप स्टार्टिंग में भी बता सकते थे, बीच में भी बता दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन kindly send me all the details including the courses offered, the duration, the fee structure at the address given above. The payment for the brochure shall be made at the time of the delivery। ठीक है, फिर हमने बोल दिया कि हमें कौन सी डिटेल्स चाहिए होती है, ये तो हमें बताना ही पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि काइंडली सेंड मी ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्सेज, कितना मतलब उसका कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, कौन से कोर्सेज हैं, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस एड्रेस पर मुझे भेज दें जो ऊपर मेंशन किया गया है। और पेमेंट, जो ब्रोचर की जो पेमेंट है वो कब होगी, वो डिलीवरी की टाइम पर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट का मोड भी हमने बता दिया। फिर लेटर ये फिनिश हो गया। देन लास्ट में हमें लिखना है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली एंड अपना नाम लिख देना है, आकाश या आकांक्षा, क्योंकि ये हमें लेटर में बताया गया है दैट यू आर आकाश और आकांक्षा। तो कोई एक नेम आप यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, सो लाइक दिस यू विल राइट द लेटर। तो अब बहुत कन्फ्यूजन होती है हमें कि कहाँ पर हमें लाइन छोड़नी है, कहाँ लाइन नहीं छोड़नी। तो दोबारा बता रही हूँ, सेंडर एड्रेस के बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, डेट के बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना है, रिसीवर का एड्रेस जब पूरा लिख लोगे उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन लिखनी है, फिर आगे आपको कोई भी लाइन छोड़नी नहीं। सैल्यूटेशन के बाद सीधा बॉडी, फिर सीधा योर्स फेथफुली और नेम। ठीक है, सो ऐसे हम लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। अब बात करते हैं लेटर ऑफ ऑर्डर के बारे में। तो लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है दैट इज लेटर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इट इज़ अ लेटर रिटन टू असाइन ऑर्डर्स फॉर गुड और आइटम। जब आप कोई गुड या कोई आइटम खरीदना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज हो और आप अपने स्कूल के लिए क्रिकेट की बॉल्स, क्रिकेट के बैट्स, ये स्पोर्ट्स का जो सामान होता है ये खरीदना चाहते हो किसी भी कंपनी से, तो आप उस कंपनी को लेटर ऑफ ऑर्डर लिखोगे कि मैं ये सामान आपकी कंपनी से खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, एंड यू विल राइट द लेटर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ ऑर्डर होता है, सिंपल नाम से भी हमें पता चल रहा है। सो अब क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम लेटर ऑफ ऑर्डर लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन। हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्या हम ऑर्डर करना चाहते हैं, वी हैव टू गिव द क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। देन पोलाइट एटीट्यूड, मतलब जिस एटीट्यूड में हम लेटर लिख रहे हैं, हमारा जो एटीट्यूड है वो पोलाइट होना चाहिए, ऐसे रूड नहीं होना चाहिए, लाइक इट शुड बी फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, देन लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी ऑर्डर्ड, ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा, ये तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा कि आप क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हो, तो उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, मेंशन उसकी आपको टेबल बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से आइटम्स आप ऑर्डर करना चाहते हो। ठीक है, देन मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगी या चेक से पेमेंट होगी, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हो तो मोड ऑफ पेमेंट भी आपको बताना पड़ेगा। देन मोड ऑफ शिपिंग, शिपिंग कैसे करनी है तो उसका मोड भी आप बताओगे।
देन शिपिंग एड्रेस, कहाँ पर शिपिंग होगी, सो एड्रेस आपको बताना पड़ेगा ना कि कहाँ पर आप अपनी शिपिंग चाहते हो, सो यू हैव टू टेल द एड्रेस ऑल्सो। देन प्रोवाइड डेडलाइन फॉर ऑर्डर डिलीवरी, और फिर एक डेडलाइन भी प्रोवाइड करो कि इस डेट तक मुझे अपना ऑर्डर चाहिए। तो लास्ट डेट भी आपको मेंशन करनी होती है लेटर में, जिस डेट तक आप अपना ऑर्डर चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सो अब हम लेटर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर ऑफ ऑर्डर। सो फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्मेट के हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका फॉर्मेट गलत हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो लेटर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मेट है, सबसे पहले आएगा राइटर्स एड्रेस। तो सबसे पहले तो राइटर का एड्रेस है, मतलब जो लेटर लिख रहा है, यू आर राइटिंग द लेटर, सो यू आर द राइटर, यू आर द सेंडर। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। ये हमें क्वेश्चन में मोस्टली स्पेसिफाइड होता है, क्वेश्चन में हमें एड्रेस दिया होता है तो वो हम राइटर के एड्रेस की जगह लिख देंगे। अगर आपको एड्रेस नहीं गिवन तो आप कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हो, ठीक है। सो राइटर एड्रेस के बाद क्या लिखना है, डेट लिखनी है। तो राइटर के एड्रेस के बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, ठीक है। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट लिखनी है। तो आज की डेट है जैसे 25 अप्रैल 2022, तो ये डेट हो जाएगी। फिर डेट लिखने के बाद आपको लाइन छोड़नी है और फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना है। तो रिसीवर के एड्रेस में मैनेजर का नाम आएगा, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि लेटर ऑफ ऑर्डर किसको लिखते हो आप, कंपनी को ही लिखते हो, उसी से आप सामान ऑर्डर करवाओगे। तो आप मैनेजर लिखोगे, कंपनी का नाम, फिर कंपनी का एड्रेस, ये सारा क्या है, ये सारा रिसीवर का एड्रेस ही है। दिस इज इंक्लूडेड इन रिसीवर्स एड्रेस। तो डेट लिखने के बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखना है। फिर रिसीवर का एड्रेस ये पूरा लिखने के बाद आपको दोबारा लाइन छोड़नी है और फिर सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हो, क्या क्या सामान आप ऑर्डर करना चाहते हो। यहाँ पर आपको सारा लिस्ट मेंशन नहीं करना, यहाँ पर जस्ट आपको मेंशन करना है कि मैं कुछ सामान ऑर्डर करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड सामान ऑर्डर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये लेटर ऑफ ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो सब एक सब्जेक्ट में आप एक लाइन में डिफाइन कर दोगे दैट व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको दोबारा लाइन छोड़नी है एंड देन सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर या डियर मैडम, एंड देन यू हैव टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। सैल्यूटेशन के बाद लाइन नहीं छोड़नी। फिर बॉडी में आप क्या लिखोगे, बॉडी में सबसे पहले आता है रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड। अभी रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड ये क्या है, देखो लेटर ऑफ ऑर्डर लिखने से पहले ना लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखा जाता है, क्योंकि आप किसी कंपनी से सामान तभी परचेज करोगे, पहले तो आप उस कंपनी की सारी डिटेल्स जानोगे कि क्या क्या सामान आपके पास है, क्या कॉस्ट होगी इसकी, ठीक है, एंड व्हाट इज द क्वालिटी, व्हाट आर द ब्रांड। सबसे पहले तो आप इंक्वायर करोगे उनके सामान के बारे में, तभी आप ऑर्डर प्लेस करोगे। डायरेक्टली तो हम ऑर्डर ऐसे ही प्लेस नहीं कर देते, सबसे पहले हम उनके सामान के बारे में, उनकी कॉस्ट के बारे में जानेंगे ना। तो सबसे पहले लेटर ऑफ ऑर्डर लिखने से पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखा जाता है। तो उस लेटर ऑफ इंक्वायरी का जो रिप्लाई होता है दैट इज कोटेशन। तो उस कोटेशन को आपको रेफरेंस देनी होती है लेटर ऑफ ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप उस कोटेशन को रेफरेंस दोगे जो कोटेशन आई है उस कंपनी की तरफ से, ठीक है। सो सबसे पहले आप रेफरेंस दोगे, देन लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ऑर्डर्ड, फिर आप लिस्ट बनाओगे कि ये आइटम्स मुझे चाहिए, इस ब्रांड के चाहिए, ये इतनी क्वांटिटी चाहिए। सो यू विल मेक अ लिस्ट। देन डेट ऑन विच डिलीवरी इज रिक्वायर्ड, फिर आप डेट भी मेंशन करोगे कि इस डेट तक मुझे डिलीवरी चाहिए, इस डेट तक डिलीवरी रिक्वायर्ड है ऑफ द आइटम्स, ठीक है। देन मोड ऑफ पेमेंट भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कैश ऑन डिलीवरी होगी या चेक से पेमेंट होगा, वट एवर यू हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो। देन आइटम्स टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड इन गुड कंडीशन। और फिर लास्ट में ये भी लिखते हैं कि जो भी आइटम्स मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो वो सही क्वालिटी में, सही कंडीशन में होनी चाहिए एंड उनकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ये भी हम मेंशन करते हैं लास्ट में, ठीक है। एंड देन लास्ट में आ जाएगा योर्स फेथफुली, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन, ठीक है, ऑन व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, वो भी मेंशन करना होता है। यहाँ पर हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लाइन छूटती है, डेट के पहले बाद में और फिर सब्जेक्ट के पहले बाद में, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट हमने देख लिया। अब नाउ लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ लेटर ऑफ ऑर्डर। सो द एग्जाम्पल इज, दिस इज द एग्जाम्पल, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सो यू आर नेहा सिंह, कंप्यूटर इंचार्ज ऑफ DIPS, योर स्कूल विशेज टू बाय 20 computers and computer accessories from Nehru Place, New Delhi. Draft a letter placing order giving all the specifications of the product and its quality. तो
आप हो नेहा सिंह और आप अपने स्कूल के क्या हो, कंप्यूटर इंचार्ज, और आपके स्कूल का नाम है DIPS, और आपका जो स्कूल है वो 20 कंप्यूटर्स ऑर्डर करना चाहता है और बाकी जो कंप्यूटर के एसेसरीज हैं वो ऑर्डर करना चाहता है। किससे? इस कंपनी से, एप्पल INC डॉट, ठीक है। और इसका हमें एड्रेस दे दिया नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। तो हमें इसको लेटर लिखना है, लेटर ऑफ ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ड्राफ्ट लेटर प्लेसिंग ऑर्डर गिविंग ऑल द स्पेसिफिकेशन, तो हमें लेटर ऑफ ऑर्डर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, राइटर का एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। तो कौन लेटर लिख रहा है? नेहा सिंह। उसका हमें एड्रेस बता दिया, एड्रेस यहाँ पर नहीं बताया, स्कूल का नाम बताया, तो वही एड्रेस होगा, ठीक है। तो DIPS ये स्कूल का नाम लिखा, रोहिणी न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड हो गया। तो ये राइटर का एड्रेस हो गया। अगर आपको एड्रेस नहीं गिवन होता तो आप खुद एड्रेस बना के लिख भी सकते हो, ठीक है। देयर इज नथिंग अ बिग प्रॉब्लम लाइक दैट। तो ये सेंडर एड्रेस हो गया, राइटर एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर हमें एक लाइन छोड़नी है और डेट लिखना है। डेट लिख देंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, जैसे 25 अप्रैल 2022। डेट लिखने के बाद आपको लाइन छोड़नी है एंड देन आपको रिसीवर, जो रेसिपेंट है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस लिखना है। तो हम किसको लेटर लिख रहे हैं? हम इस कंपनी को एड्रेस लिख रहे हैं, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, एप्पल INC डॉट नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, इसको हम लेटर लिख रहे हैं। अब इस कंपनी के हम किसी एक ऑफिशियल को लेटर लिखेंगे ना, डायरेक्ट हम कंपनी को तो लेटर नहीं लिखते। कंपनी में हम किसी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल को, किसी एक अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, जैसे मैनेजर को या फिर ऑनर को, है ना। तो यहाँ पर हमने प्रोपराइटर लिखा है। प्रोपराइटर कौन होता है? मतलब जो एक टाइप से बिजनेस का ऑनर होता है वो होता है प्रोपराइटर, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर हम इसको लेटर लिख रहे हैं। तो डेट के बाद हम लाइन छोड़ेंगे, फिर हम ये रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, द प्रोपराइटर एप्पल INC डॉट, इस कंपनी का जो ऑनर है एक टाइप से, ठीक है। एंड देन एड्रेस 126 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड। तो ये रिसीवर का एड्रेस हो गया, ठीक है। दिस इज रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कंप्यूटर्स का और कुछ कंप्यूटर की एसेसरीज का, तो यही हम सब्जेक्ट में मेंशन कर देंगे, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर एसेसरीज। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर हम दोबारा लाइन छोड़ेंगे और फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर, और फिर हम अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विदाउट लीविंग एनी लाइन। यहाँ पर फिर हम लाइन नहीं छोड़ेंगे सैल्यूटेशन के बाद। सो बॉडी में हम सबसे पहले लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एसेसरीज। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज गिवन बिलो, ऑल द प्रोडक्ट्स शुड बी जेन्युइन, द प्राइस quotation submitted by your agents has been approved and the institutional discount of 10% offered by you has been accepted। तो हमें फिर स्टार्ट करना है, हमें बताना है कि हमारा जो स्कूल है ये सामान आपके कंपनी से ऑर्डर करना चाहता है, ठीक है। एंड हमने जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो नीचे प्रोवाइड करी हुई है। एंड वी वांट दैट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो ठीक होनी चाहिए, उनकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एंड और क्या मेंशन किया गया है कि जो प्राइस हमने आपको कोटेशन में, प्राइस जो कोटेशन में हमने सबमिट किया था वो अप्रूव कर दिया आपके एजेंट्स ने। एंड जो डिस्काउंट है 10% का वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जो जो बातें हुई थी वो सारा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। देन फिर हम लिखेंगे, काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू सेंड द डिलीवरी विद इन 15 days ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर। आई एम श्योर प्रॉपर पैकिंग ऑफ द कंप्यूटर्स विल बी टेकन केयर ऑफ एंड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डैमेज कॉज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन शेल रेस्ट विद यू। तो फिर हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे लेटर को कि प्लीज़ आप ये जो डिलीवरी है इसको जल्दी से जल्दी करें 15 days के अंदर। यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया कि इस लेटर के इशू होने के 15 days के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है। देन आई एम श्योर प्रॉपर पैकेजिंग, जो कंप्यूटर की पैकेजिंग है वो ठीक होनी चाहिए, उनकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर कोई डैमेज होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड देन हमने लिखा, आई होप फ्यूचर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द आइटम्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय यू प्रॉम्प्टली एंड सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। और अगर कोई एसेसरी ख़राब होती है या फिर हमें मेंटेनेंस की या रिपेयर की ज़रूरत होती है तो वो भी आप हमें प्रोवाइड करेंगे प्रॉम्प्टली, मतलब willingly you will provide the maintenance also, and the payment will be made through a cross check to your agent within a month of delivery। और फिर हमने मोड ऑफ पेमेंट भी बता दिया कि पेमेंट हम कम करेंगे जब डिलीवरी के 1 महीने के बाद हम क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट भी हमने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये लेटर लिख दिया। अब लिस्ट ऑफ आइटम्स, यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स को लास्ट में लिस्ट दे दी है, बिकॉज लिस्ट ऑफ आइटम्स भी हमें देना पड़ेगा कि कौन से हम आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी होगी उसकी, ठीक है। सो दैट वी हैव टू मेंशन। तो ये हमने लिस्ट भी यहाँ पर मेंशन कर दी, ओके।
सो देखो क्या लिस्ट है, हम एप्पल कंप्यूटर ऑर्डर कर रहे हैं 16, एप्पल कंप्यूटर 16, कितने नंबर ऑफ आइटम्स 20, एप्पल हेडफोन्स हमें ऑर्डर करने हैं कितने 15, एप्पल लैपटॉप हमें चाहिए 20 एंड आईपैड हमें चाहिए 18। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है और ये उनकी क्वांटिटी है। ठीक है, एंड लास्ट में हम लिख देंगे योर्स फेथफुली नेहा सिंह, एंड आपकी डेजिग्नेशन भी हमें मेंशन करनी होती है। तो डेजिग्नेशन क्या है, हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ये हमें एक क्वेश्चन में मेंशन था कि नेहा सिंह यू आर द हेड ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो ये डेजिग्नेशन होगी। सो योर्स फेथफुली नेहा सिंह एंड देन डेजिग्नेशन। ठीक है, सो ऐसे ही आपका लेटर ऑफ ऑर्डर फिनिश हो गया। तो सबसे पहले हमने राइटर एड्रेस लिखा, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, एंड देन वी हैव रिटन द सैल्यूटेशन। फिर हमने बॉडी लिखी, बॉडी में हमें पूरी डिटेल बतानी कि ये हमें ऑर्डर करना है, उसकी जो क्वालिटी है वो सही होनी चाहिए, कंडीशन ठीक होनी चाहिए, पैकेजिंग ठीक होनी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट हमें क्लैरिफाई करना है, जो डिलीवरी है उसकी लास्ट डेट मेंशन करने की, कब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड वट एवर द डिटेल्स आर, सारी हमें मेंशन करनी है। और फिर लास्ट में हम ये लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि कौन से आइटम्स चाहिए और उनकी कितनी क्वांटिटी चाहिए। एंड देन वी विल एंड द लेटर योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, फिर नेम एंड देन डेजिग्नेशन। ठीक है, सो ये होता है लेटर ऑफ ऑर्डर। तो हमने लेटर ऑफ ऑर्डर डिस्कस कर लिया, तो हमारी जो फॉर्मल लेटर का टॉपिक है ये हमने फिनिश कर लिया। फॉर्मल लेटर दो टाइप के हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ ऑर्डर, कोई भी एक आ सकता है। तो दोनों में से कोई भी, मतलब ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए, इनमें से कोई भी आ सकता है, 5 मार्क का होगा। ओके, so formal letter we have finished. Now let's move on towards the next topic which is एनालिटिकल पैराग्राफ। तो हमारे राइटिंग सेक्शन में लेटर आएगा या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, और ये एनालिटिकल पैराग्राफ भी 5 मार्क्स का ही आएगा। तो आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो आप लेटर अटेम्प्ट करोगे या फिर पैराग्राफ, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ का मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बना रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं ही आपको इसको यहीं पर इस वीडियो में ही रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, table, etc. When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, मतलब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी चीज़ का, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। किसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन चार्ट, मतलब आपको एक चार्ट दिया जाता है या फिर कोई ग्राफ या कोई आपको डेटा गिवन है, उसको डिस्क्राइब करते हुए आप जो पैराग्राफ लिखते हो, दैट इज़ द एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, और हम क्या एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते टाइम हम क्या याद रखते हैं कि हमें सारे फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है, जो भी चार्ट में या फिर जो भी हमें डेटा गिवन होता है उसके सारे फैक्ट्स को हमें डिस्क्राइब करना होता है पैराग्राफ में। ठीक है, एंड सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होती है सब कुछ हमें कवर करना होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। सो द फर्स्ट फीचर इज इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा, क्लूज, जो भी गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्राइब करता है वो पैराग्राफ। देन इट शुड बी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो शॉर्ट होता है और इन्फॉर्मेटिव होता है, बिकॉज 5 मार्क्स का ही होगा, सो इट विल बी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी डिस्क्राइब करी जाएगी। Then it should clearly mention the provided facts and figures. जो भी facts या figures, जो नंबर गिवन है चार्ट में या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो सब कुछ clearly mention होना चाहिए। ठीक है, Then the whole paragraph should be in same tense. और जो पूरा पैराग्राफ है वो सेम टेंस में होना चाहिए, मतलब अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए, मतलब पूरे पैराग्राफ का जो टेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी सिंपल एंड एक्यूरेट। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। ऑब्वियसली लैंग्वेज तो एक्यूरेट ही होनी चाहिए, गलत लैंग्वेज होगी, अगर गलत वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, देन नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और फीडबैक शुड बी एडेड। हम अपनी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन या फिर हम अपना कोई पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करेंगे। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो डेटा हमें गिवन होगा, उसी को ऑब्जर्व करते हुए हमें पैराग्राफ लिखना होता है। हम कोई अपना पर्सनल ओपिनियन या अपनी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, जो हमें गिवन होता है वही डिस्क्राइब करते हुए हमें वो पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको एनालिटिकल पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मेट? तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर मेन बॉडी आती है एंड देन लास्ट में कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द कंटेक्स्ट और द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन ग्राफ।
मतलब जो भी आपको ग्राफ गिवन है या जो भी डेटा आपको गिवन है वो किस बारे में गिवन है, उसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, तो वो आप स्टार्टिंग की 1-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करोगे, मेंशन करोगे। तो इंट्रोडक्शन में वही होता है, जो भी पैराग्राफ या जो भी आपको चार्ट या डेटा गिवन है वो किस बारे में है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, वो सब आप एक्सप्लेन करते हो इंट्रोडक्शन में। देन बॉडी में क्या लिखते हैं, बॉडी में इन सारे पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द फिगर, ट्रेंड्स, मेकिंग कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट। अगर ग्राफ है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, या जो भी आपको नंबर्स गिवन है, जो फिगर गिवन है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है आपको, ठीक है। देन एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, ग्राफ किसके बारे में है उसको फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है बॉडी के अंदर, ठीक है। देन यूज रेलिवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, मेक कंपैरिजंस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। जितने भी रेलिवेंट फिगर्स हैं, जितने भी ट्रेंड्स हैं उसमें या कंपैरिजन हो रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, ठीक है, इस ईयर में इतना ग्रोथ हुआ या इस ईयर में इतना ग्रोथ हुआ, तो जो कंपैरिजन है, जो कंट्रास्ट है, अगर वो है तो आपको मेंशन करना होगा, ओके। देन डिवाइड इट इनटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो आप जो पैराग्राफ है उसको सब पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ओके। यूज एप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज टू शो ट्रेंड प्रोग्रेशन एंड कंपैरिजन, ठीक है, और सही फंक्शनल लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए ट्रेंड और कंपैरिजन्स को शो करने के लिए, ठीक है। सो दिस विल बी रिटन इन द बॉडी। बॉडी की बात कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द चार्ट और ग्राफ। कंक्लूजन में हम कंक्लूड करते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है या फिर जो भी वो ग्राफ या जो भी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में होती है, फिर उसको हम कंक्लूड करते हैं और उसका ओवरऑल जो व्यू होता है वो हम लिखते हैं। लेकिन हम अपना कोई पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करते, ठीक है। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसी के बेसिस पर हम कंक्लूजन बनाते हैं, ठीक है। एंड समरी देते हैं हम चार्ट या ग्राफ की, मतलब जो चार्ट और ग्राफ हमें गिवन होता है उसकी हम एक टाइप से समरी लिखते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। सो ऐसे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो, फिर बॉडी आएगी और फिर कंक्लूजन। ये आपको मेंशन नहीं करना, ऐसे हेडिंग मेंशन नहीं करनी है एनालिटिकल पैराग्राफ में कि ये इंट्रोडक्शन है, फिर लिखा बॉडी और फिर ये बॉडी लिख दी, फिर कंक्लूजन लिख के कंक्लूजन लिखा, ऐसे नहीं लिखना। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ठीक है, इनको मेंशन नहीं करना आपको, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया, अब एक एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट इट वुड बी क्लियर टू अस। So the question is, the pie chart shows the proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002. Write an analytical paragraph to describe the information in 100 to 120 words. तो देखो ये यहाँ पर हमें ये पाई चार्ट गिवन है। ये पाई चार्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हैं, मतलब कितने लोग हैं जो डिफरेंट हाउस होल्ड हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, मतलब जो गरीब हैं, ठीक है। अलग अलग हाउस होल्ड, जैसे कोई एज्ड कपल है या कोई मैरिड कपल है विद चिल्ड्रन, तो ये जो अलग अलग हाउस होल्ड के लोग हैं ये कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का ये हमें पाई चार्ट गिवन है और अब हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पर एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए, कितना 100 से 120 वर्ड्स में, ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन को एक बार इस पाई चार्ट को हम देख लेते हैं। प्रपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी, हर एक हाउस होल्ड से कितने कितने लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। तो देखो फर्स्ट इज सिंगल एज्ड पर्सन। सिंगल एज्ड पर्सन कौन होते हैं, एज्ड लोग मतलब बूढ़े लोग, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रखी है, दे आर सिंगल, सो दे आर नॉट मैरिड, लाइक दे आर सिंगल एंड दे आर एज्ड, मतलब जो सिंगल एज्ड लोग हैं। तो वो कितने लोग ऐसे सिंगल एज्ड कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इट इज 7%। इसको ब्लू कलर से डिपिक्ट किया गया ना, तो ब्लू कलर कितना है, 7% है, मतलब 7% ऐसे सिंगल एज्ड लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। अब एज्ड कपल मतलब ऐसा कपल जो शादीशुदा है और वो एज्ड है, मतलब वो बूढ़े हो रखे हैं। तो ऐसे कितने एज्ड कपल हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इट इज 5%, है ना। इसको रेड कलर से डिपिक्ट किया गया है और ये रेड कलर कितना है पाई चार्ट में, 5%। तो 5% ऐसे एज्ड कपल हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंगल विदाउट चिल्ड्रन,
मतलब सिंगल पेरेंट, सिंगल है और विदाउट चिल्ड्रन है, मतलब ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रखी और उनके बच्चे भी नहीं है, सो ऑब्वियसली बच्चे तो होंगे ही नहीं। सो द पीपल हु आर सिंगल एंड दे आर नॉट हैविंग चिल्ड्रन, तो ऐसे कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं। सो इट इज डिपिक्टेड बाय ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर कितना है 24%, मतलब 24% ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं और उनके बच्चे भी नहीं है, मीन्स दे आर नॉट मैरिड एंड नॉट हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऐसे 24% लोग हैं। देन कपल विदाउट चिल्ड्रन, कपल मतलब जिनकी मैरिज हो रखी है, जिनकी शादी हो रखी है लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे कितने कपल हैं विदाउट चिल्ड्रन जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इट इज 9%, है ना। ये पर्पल कलर से डिपिक्ट किया गया, तो पर्पल है 9%, मतलब 9% ऐसे कपल हैं जो विदाउट मतलब 9% ऐसे कपल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और वो पॉवर्टी में, गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। देन सोल पेरेंट्स, सोल पेरेंट्स क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट, मतलब जो सिंगल पेरेंट होता है जो बच्चे का ध्यान रख रहा है उसको सोल पेरेंट बोला जाता है। जैसे मान लो एक सिंगल मदर है, वो अपने बच्चे का ध्यान रख रही है, उस बच्चे का फादर नहीं है, सिर्फ वो मदर ही है, तो वो एक अकेली पेरेंट है, तो उसको सोल पेरेंट बोला जाता है, ठीक है। या फिर सिर्फ फादर है जो बच्चे का ध्यान रख रहा है, उसकी मदर नहीं है, सो दैट इज अ सोल पेरेंट। तो ऐसे कितने सोल पेरेंट्स हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इट इज 26%, तो 26% ऐसे सोल पेरेंट हैं जो गरीबी में रह रहे हैं। देन कपल विद चिल्ड्रन, मतलब जिनकी शादी हो रखी है और उनके बच्चे हैं, तो ऐसे कितने कपल विद चिल्ड्रन हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इट इज 15%, 15% ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो रखी है, उनके बच्चे हैं लेकिन वो गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। एंड देन ऑल हाउस होल्ड्स, मतलब पूरे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो कितने पॉवर्टी में हैं, इट इज़ 14%। तो ये हर एक हाउस होल्ड के टाइप से लोगों का ये प्रपोर्शन था जो पॉवर्टी में, गरीबी में रह रहे हैं। तो ये पाई चार्ट में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड में। तो सिंपल है, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इसी को एनालाइज करते हुए हमें पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी हमें अपनी तरफ से तो कुछ लिखना नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर लिखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये पैराग्राफ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट में कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी जाती है पैराग्राफ की, 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि वो जो पाई चार्ट है या जो भी वो ग्राफ है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो किसके बारे में है, क्या कंटेक्स्ट है उसका। तो स्टार्टिंग की लाइन में यही मेंशन्ड है, The given pie chart illustrates 7 different categories of households living in poverty in the UK in 2002। तो पाई चार्ट जो डिस्क्राइब करा था, क्या डिस्क्राइब करा था कि अलग अलग कैटेगरीज के जो लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, अलग अलग हाउस होल्ड के जो लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, कहाँ पर, यूके में 2002 में। तो ये वो पाई चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये पहली 2 लाइन में हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि वो पाई चार्ट किसके बारे में है, ठीक है। फिर हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, मतलब अब फिर हम पाई चार्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। So it is clearly evident from the pie chart that 26% of the total poverty stricken households are those of sole parents। तो हमें पता है कि 26% ऐसे सोल पेरेंट्स हैं जो गरीबी में रह रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट। पाई चार्ट देखकर ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि 26% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्राइकन हाउस होल्ड, मतलब जितने भी गरीबी में जो लोग रह रहे हैं उसमें से 26% ऐसे हैं जो सोल पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो सिंगल पेरेंट हैं वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, ठीक है। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन विद 24%। और फिर सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन, मतलब सेकेंड हाइएस्ट लोग जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, दे आर द सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन, मतलब जिनकी शादी नहीं हो रखी और बच्चे नहीं हैं। तो वो कितने लोग हैं, 24% हैं जो गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। देन इन contrast टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9%, कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 15% ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है, जो कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैं, जो मतलब जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं, वो कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, 9% हैं। लेकिन जिन कपल्स के बच्चे हैं, मतलब जिन मैरिड हस्बैंड वाइफ के बच्चे हैं, वो कितने लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इट इज़ 12%। तो ये कॉन्ट्रास्ट देखो, ठीक है, इट इज़ 15% है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है दोनों में। सिंगल एज्ड पर्सन एंड एज्ड कपल्स प्रोपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर पुअर हाउस होल्ड। जो सिंगल एज्ड पर्सन है और जो एज्ड कपल्स हैं वो दोनों मिला के उनका कितना प्रोपोर्शन है, 12% है जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड में रह रहे हैं, ठीक है।
ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउस इन यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी। और पूरे यूके में 14% पूरे हाउस होल्ड में से 14% ऐसे लोग हैं जो गरीबी में रह रहे हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, द यंगर जनरेशन, अब यहाँ तक हमारी ये बॉडी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये पूरी हमारी बॉडी हो गई। अब जैसे हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ ओवर हो रहा है, फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं ना। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं 1-2 लाइन में। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, जो हमने पाई चार्ट में देखा उसका ओवरव्यू, उसकी समरी लिखते हैं। ठीक है, अपना कोई हम पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं करेंगे, जो हमने ऑब्जर्व किया है वही हम मेंशन करते हैं। तो हमने पाई चार्ट देख के क्या ऑब्जर्व किया, ये पाई चार्ट देख के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ज़्यादा यंगर जनरेशन ज़्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन, एज कम्पेयर टू द एज्ड पीपल। खुद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सिंगल एज्ड पर्सन और एज्ड कपल, इनको मिला के कितने परसेंट लोग हैं, इट इज़ 7 + 5 12%। मतलब सिर्फ 12% ही ऐसे बूढ़े लोग हैं जो गरीबी में रह रहे हैं, और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे यंगर जनरेशन है जो पॉवर्टी में रह रही है। तो हमें ये पाई चार्ट देखकर पता चल रहा है कि जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा पॉवर्टी में है एज कंपेयर टू द ओल्ड एज पीपल। ठीक है, तो यही मेंशन हमने किया कंक्लूजन में। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन देयर एज्ड काउंटर पार्ट्स। ठीक है, कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं वो कितने हैं, 99% हैं जो गरीबी में रह रहे हैं, और जिन कपल्स के बच्चे हैं तो वो कितने हैं, 15% हैं जो गरीबी में रह रहे हैं। मतलब जिन कपल्स के बच्चे नहीं हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा बेटर है, किनसे, जिन कपल्स के बच्चे हैं। ठीक है, सो ये हमने पाई चार्ट देख के ऑब्जर्व किया और लास्ट में हमने ये कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी के बेसिस पर हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं। अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं लिखना होता, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी को हमें डिस्क्राइब करना होता है। हर एक इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्क्राइब करना होगा, कुछ हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, सो लाइक दिस वी राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये हमारी राइटिंग सेक्शन का लास्ट टॉपिक था। So we have completed the formal letter, unseen passage and analytical paragraph। तीनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से रिवाइज किया और साथ साथ हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। In case you are having any doubt in any of the topics or in any of the question, then you can ask me in the comment box below। एंड एट द लास्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।